आइंस्टाइन ने 1905 में 4 रिसर्च पेपर पब्लिश किए। इन पेपर्स ने मॉडर्न साइंस की बुनियाद रखी। इनमें से एक पेपर E=mc² के बारे में भी था। इस 1 इंच की इक्वेशन ने दुनिया की साइंस को बदल के रख दिया। हम ये जानते हैं कि किसी भी सिस्टम में मास कंजर्व होता है। अगर मैं कुछ लकड़ियां लूं और उनको जलाऊं तो ऑक्सीजन उसमें हिस्सा लेगी और लकड़ियां जलेंगी, और उससे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और कोल जो है वो बनेगा। पर दोनों सूरतों में मेरे पास मास जो है वो बराबर रहेगा, जब वो लकड़ियों की शक्ल में था या जब वो कोल की शक्ल में था। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। इसी तरीके से एनर्जी भी एक सिस्टम में कंजर्व होती है। यहाँ पर एक बच्चा स्केटिंग कर रहा है। हमें नजर आ रहा है कि टोटल एनर्जी जो है वो यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाई गई है। जब ये बच्चा हाइट पर जाता है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी कम होती है क्योंकि इसका मोशन कम होता है, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। जब ये बच्चा बॉटम में आता है, नीचे आता है, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके साथ साथ थर्मल एनर्जी तो हर वक्त ही होती है। उसकी वजह ये है कि फ्रिक्शन की वजह से थर्मल यानी हीट प्रोड्यूस होती है। तो ओवरऑल किसी वक्त भी आप सब एनर्जीज को ऐड करें तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो हमने ये देखा कि एनर्जी और मास एक सिस्टम में कांस्टेंट रहते हैं, पर आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि मास एंड एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और ये इक्वेशन हमें बताती है कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि मास को c² के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। c यानी स्पीड ऑफ लाइट बहुत बड़ा कांस्टेंट है, और उसका स्क्वायर तो उससे भी बड़ा कांस्टेंट है। तो अगर हम छोटी सी मैटर की मिकदार को c² से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी बहुत थोड़ा मास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये बताती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है विद स्पीड ऑफ लाइट तो उसका मास बढ़ता है। अगर वो रेस्ट पे है तो उसका मास अगर 1000 kg है और वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करने की कोशिश करता है तो उसका मास बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि मास रिलेटिव होता है। और इस चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम चलते हैं स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे। यहाँ पर हम मौजूद हैं सर्न में। ये एक बहुत बड़ा LHC यानी लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, जिसमें हम मुख्तलिफ एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं और आपस में टकराते हैं। इसे पार्टिकल एक्सेलरेटर भी कहा जाता है। जब हम उनको आपस में टकराते हैं तो उनसे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज को नोट किया जाता है और हमें पता चलता है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किन चीज़ों के बने होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम 2 गाड़ियों को आपस में टकराएं और उनकी चीज़ें जब दूर दूर जाकर गिरें तो हमें पता चले कि वो दोनों गाड़ियाँ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हैं। और पार्टिकल्स को हम इसलिए टकराते हैं कि हम यूनिवर्स की पैदाइश के बारे में और यूनिवर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में ज़्यादा जान सकें। मैं आपको एक बड़ा मज़े का एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। आप जानते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया जाता है। कैसे एक्सेलरेट किया जाता है? एक बहुत बड़ी टनल है, उसमें एक चैनल है, इसमें प्रोटॉन को स्पीड के साथ मूव किया जाता है। अब प्रोटॉन स्पीड के साथ कैसे मूव करेंगे? उसके लिए हमें कोई एनर्जी चाहिए, कोई फोर्स चाहिए, और वो फोर्स आती है मैग्नेट्स के जरिए। कई जगह पर 2 और कई जगह पर 4 मैग्नेट्स लगाए जाते हैं। उनकी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन्स बहुत तेजी से मूव करते हैं। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी तेजी से प्रोटॉन्स जो है वो मूव करते हैं। प्रोटॉन इस 27 किलोमीटर बड़े रिंग में मूव करते हैं। अब अगर हम प्रोटॉन्स को स्पीड ऑफ लाइट के पास पास मूव करवाएं तो वो 1 सेकंड में 11,000 मरतबा इस रिंग का चक्कर लगाते हैं। हम प्रोटॉन को कभी भी स्पीड ऑफ लाइट पर लेके नहीं जा सकते, हमेशा उससे नीचे रखते हैं। और इसकी वजह क्या है कि जब हम प्रोटॉन को स्पीड ऑफ लाइट के पास ले जाने की कोशिश करते हैं तो उनका मास बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स चाहिए होती है प्रोटॉन को इतनी स्पीड पर ले जाने के लिए, और उसके साथ साथ उसका मास बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि मैग्नेटिक फोर्स यानी जो कि एनर्जी थी वो प्रोटॉन के मास में कन्वर्ट हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से कोई चीज़ नहीं मूव कर सकती, क्योंकि उसका मास बढ़ना शुरू हो जाता है। दुनिया में 30,000 पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं, जो कि रिंग शेप में भी हैं और स्ट्रेट लाइन में भी हैं। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल जिसमें एनर्जी मास में कंट्रीब्यूट करती है। मेरे पास 2 क्लॉक्स हैं, एक क्लॉक मूव कर रहा है और दूसरा क्लॉक स्टेशनरी है।
हम ये अज्यूम करते हैं कि ये दोनों क्लॉक बिल्कुल एक जैसे हैं, इवन इनमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो भी बराबर हैं और इनके जितने कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे बराबर हैं। एक जैसा मैस है इनमें, एक मूव कर रहा है और एक मूव नहीं कर रहा। तो हमें ये पता है कि टोटल मैस जो है वो कंपोनेंट का मैस प्लस इसमें जितनी एनर्जी है उससे जो मैस कंट्रीब्यूट हो रहा है, जिसको हम एक्स्ट्रा मैस कहते हैं, उनका एडिशन है, उनकी जमा है। इसी तरीके से दूसरे क्लॉक का भी। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो क्लॉक मूव कर रहा है उसका टोटल मैस बड़ा होगा जो क्लॉक स्टेशनरी है। ये एक्स्ट्रा मैस कहाँ से आ रहा है? ये एक्स्ट्रा मैस आ रहा है एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी से और फ्रिक्शन की एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी उसकी मूवमेंट की वजह से है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के गियर और पिनियन अरेंजमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो मूव करता है, तो काइनेटिक एनर्जी वहां से आती है। इसी तरीके से उसमें स्प्रिंग भी है, स्प्रिंग में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है तो हमें पोटेंशियल एनर्जी भी मिली, और मूविंग पार्ट्स में हमेशा फ्रिक्शन होती है तो वहां पर हमें हीट एनर्जी या फ्रिक्शन एनर्जी मिलती है। तो अगर इन तीनों एनर्जीज को ऐड करके सी स्क्वायर पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास एक्स्ट्रा मैस होगा। गोया कि ये मैस बहुत कम होगा, इसकी वैल्यू बहुत कम है, पर अगर ये क्लॉक बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर दे तो ये एक्स्ट्रा मैस काफी ज्यादा हो सकता है। पर अब हमारे लिए रिजल्ट ये है कि मूविंग क्लॉक का मैस जो है वो हमेशा ज्यादा होता है रेस्ट क्लॉक से। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैस जो है इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होता है जो कि एनर्जी से आ रहा होता है, और यहाँ पर क्योंकि एनर्जी कोई नहीं है, जीरो एनर्जी है, इसलिए ये मैस जीरो है। मैंने एक फ्लैश लाइट जलाई, आप देखें कि इसमें आपको लाइट एनर्जी निकलती हुई नजर आनी शुरू होगी। क्या आप जानते हैं कि इस लाइट एनर्जी के निकलने की वजह से इस बैटरी का, इस फ्लैश लाइट का मैस कम होना शुरू हो गया? और वो किस वजह से कम होना शुरू हो गया? क्योंकि इसकी बैटरीज ड्रेन करना शुरू हो गई, इसकी बैटरीज जो है वो ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो गई, जो सेल हमने इसमें डाले थे, और इनमें जो केमिकल एनर्जी स्टोर थी वो भी खत्म होना शुरू हो गई। तो फ्लैश लाइट का मैस जो है वो कम हो रहा है और एनर्जी जो है उससे रिलीज हो रही है। तो ये मैस जो है एट द कॉस्ट ऑफ लाइट एनर्जी हमें मिल रही है। तो मैस किस में चेंज हो रहा है? लाइट एनर्जी में चेंज हो रहा है। इसी तरीके से सूरज हमारे पास एक बहुत बड़ी फ्लैश लाइट है और ये भी हमें लाइट दे रहा है, पर क्या लाइट देने की वजह से इसके मैस में कमी आ रही है? अगर आप कुछ रिसर्च करें तो आपको मालूम होगा कि सूरज का जो मैस है वो 4 बिलियन केजीज पर सेकंड की रफ्तार से कम हो रहा है, पर ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, यानी 0.07% ऑफ सन मैस है जब से वो बना है, यानी बिलियंस ऑफ ईयर्स में उसका सिर्फ 0.07% मैस जो है वो कम हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं कि सूरज की जो रोशनी है, सूरज एक टॉर्च की तरह है, वो जो लाइट एनर्जी हमें दे रहा है उससे उसका मैस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगर इसी एग्जाम्पल को हम ले लें एक ऐसे कमरे में जहां पर चारों तरफ मिरर्स लगे हुए हैं, तो इस पूरे रूम का मैस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितनी लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतनी ही बैटरी ड्रेन होगी। तो बैटरी के ड्रेन होने की वजह से जो मैस में कमी आएगी उतनी ही लाइट एनर्जी के प्रोड्यूस होने की वजह से मैस में इजाफा हो जाएगा। तो टोटल जो मैस है, जो एक्स्ट्रा मैस है, वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर मैंने आपको कार्बन का एक एटम दिखाया है जिसका मैस 12 यूनिट्स है, और आपको पता है कि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 6 प्रोटॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में कार्बन के न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। पर आपके लिए यह बड़ी हैरानी वाली बात होगी कि अभी तक हम ये कहते हैं कि जो चीज मूव करती है उसका मैस बढ़ जाता है, पर एटम के सिलसिले में एटम में ये चीज उल्टी होती है। अगर आप कार्बन के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लें और एक जगह पर रख लें और उनके मैस कैलकुलेट करना शुरू कर दें, तो आपको पता चलेगा कि प्रोटॉन का यूनिट मैस, यानी एक प्रोटॉन का मैस इतना होता है। तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 6.04389 यूनिट्स ऑफ मैस जो है वो बन जाएगा। इसी तरीके से न्यूट्रॉन 6 न्यूट्रॉन्स को मैंने कैलकुलेट किया तो वो मेरे पास 605 बन गए। इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट किया, उनकी वैल्यूज आ गई। अब इन सबको मैंने जब ऐड किया तो मेरे पास टोटल कार्बन के एक एटम का जो मैस आया वो आया 12.116001। अब ये तो ज्यादा है जो कि हमने एक एटम का मैस देखा था। हम ये कहते रहते हैं कि जो चीजें मूव करती हैं उनका मैस ज्यादा होता है, पर इस कंडीशन में तो ये उल्टा हो गया। यानी एटम जब मूव कर रहा था तो उसका मैस 12 था, और जब हमने उसको, उसके पार्टिकल्स को, उसके पार्ट्स को निकाल के अलग अलग मेजर किया तो उसका मैस बढ़ गया। ये एक्स्ट्रा मैस कहाँ से आया? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली एक्स्ट्रा मैस कहाँ से आता है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं तो उनमें एक काइनेटिक एनर्जी होती है,
पर इसके साथ साथ उनमें एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि ज़मीन पर अगर एक डिब्बा पड़ा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, पर अगर एक डिब्बा ज़मीन के ऊपर है तो उसकी हाइट के मुताबिक उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसको mgh कहते हैं। इसी तरीके से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जब दूर दूर होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, पर जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स करीब आ जाते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो जाती है। तो जब हमने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को निकाल कर दूर दूर रख दिया तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, पर जब हमने एटम की सूरत उनको देखा तो यहाँ पर वो एक दूसरे के करीब हैं, तो यहाँ पर उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव हो गई। और ये इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से आ रही होती है, वो पॉजिटिव होती है, पर नेट एनर्जी नेगेटिव चली जाती है। इस नेट नेगेटिव एनर्जी की वजह से यहाँ पर मैस जो है वो कम हो जाता है। इस वजह से एटम का मैस कम होता है बनिस्बत उसके पार्ट्स के। अगर उनके पार्ट्स को वेट किया जाए तो उनका मैस ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, जबकि एटम में नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के होने की वजह से उसका मैस कम हो जाता है। और ये फिनोमिना सिर्फ एटम के साथ ही नहीं है, ये फिनोमिना पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स के साथ हैं कि उनके एटम के मैस कम है अगर उनके पार्ट्स को अलग अलग मेजर किया जाए। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लें तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स का मैस ज़्यादा होता है उसके मॉलिक्यूल से। एक एटम से हमें कितनी एनर्जी मिल सकती है, इसके लिए हम यूरेनियम लेते हैं और यूरेनियम के एक एटम में एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं। जैसे ही वो न्यूट्रॉन उसमें एंटर होगा तो एक अनस्टेबल हमारे पास एटम बन जाएगा, जो कि आगे फर्दर टूट जाएगा, एक बेरियम और दूसरा क्रिप्टॉन। और इसके साथ साथ हमें कुछ और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी मिलेंगे। हमें ये पता है कि यूरेनियम का एटॉमिक मास क्या है, हमें न्यूट्रॉन के एटॉमिक मास का भी पता है, और हमें क्रिप्टॉन और बेरियम के एटॉमिक मास का भी पता है। तो हम देख सकते हैं कि इस सिस्टम में एटॉमिक मास में क्या फ़र्क आया। अगर आप देखें तो यहाँ पर यूरेनियम जो है इसका 236.001 यूनिट एटॉमिक मास था, और जब हमने यहाँ पर क्रिप्टॉन और बेरियम को देखा और न्यूट्रॉन देखे तो इनका 235.812 था। तो एक डिफरेंस आया 0.189 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इस एटॉमिक मास से कितनी एनर्जी मिलती है ये हम देखते हैं। तो हमने किया क्या, न्यूट्रॉन को यूरेनियम पे बम्बार्ड किया और हमें बेरियम और क्रिप्टॉन मिले और साथ एनर्जी मिली। वो एनर्जी कितनी है उसको हम अभी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से एनर्जी जाउल्स में कैलकुलेट करूं, जबकि मास केजी में हो और स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में हो, तो मेरे पास 2.83 इंटू 10⁻⁻11 जाउल्स आते हैं। ये एक बहुत ही छोटी अमाउंट की एनर्जी है। आप ये इमेजिन करें कि अगर मैं 1 किलोग्राम यूरेनियम लेके उस पर ये रिएक्शन करूं, फिशन रिएक्शन करूं, तो कितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हिरोशिमा में जो बॉम्ब फेंका गया था, एटॉमिक बॉम्ब जो गिराया गया था, उसमें 1 किलोग्राम से कम यूरेनियम इस्तेमाल हुई थी, पर उससे जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो 15 किलो टन ऑफ TNT यानी धमाकेदार मवाद के बराबर थी। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है मैस को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें। अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर जो है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो वो इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा कि अगर हम 20,000 ऑफ TNT को एक्सप्लोड करें तो इतनी ज़्यादा एनर्जी हमें मिल सकती है। पर इस एनर्जी से हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं और हम इसको रिएक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फिशन रिएक्टर है जो कि पावर जनरेट कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, और इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर हम यूरेनियम को, एनरिच यूरेनियम को यूज़ कर रहे हैं और वहाँ से हम स्टीम बना रहे हैं, यानी हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट से पानी को बॉयल कर रहे हैं, पानी को बॉयल करके पानी स्टीम की फॉर्म में आगे जाता है। यहाँ पर हमारे पास टरबाइन लगी हुई है, स्टीम टरबाइन, वो घूमती हैं और उनके साथ वो जनरेटर को घुमाती हैं और बिजली प्रोड्यूस होती है जो कि ट्रांसफार्मर में जाती है और आगे ट्रांसफार्मर से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चली जाती हैं। ये जो स्टीम हमारे पास आती है टरबाइन से होती है, नीचे आती है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर हमने एक हीट एक्सचेंजर लगाया होता है जिसमें से हम ठंडा पानी गुजारते हैं। तो जो स्टीम यहाँ से नीचे आती है वो कंडेंसेट की फॉर्म में बदल जाती है, ठंडी हो जाती है, तो वो कंडेंसेट की फॉर्म में यानी पानी की फॉर्म में वापस आ जाती है और उसको हम एक पंप से दोबारा इंजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर फिर वो हीट होती है, फिर वो स्टीम में बदलती है। और वो क्यों बदलती है, क्योंकि यहाँ पर फिशन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है फिशन रिएक्शन की वजह से, और फिर हमारे पास स्टीम जो है वो जाती है और वो टरबाइन जो है उसको मूव करवाना शुरू कर देती है।
इसके साथ अगर नीचे का नेटवर्क देखें तो ये कूलिंग वाटर का सर्किट है। यहाँ से हमारे पास ठंडा पानी आता है, कूलिंग वाटर आता है, यहाँ से वो हीट एक्सचेंज करता है स्टीम के साथ और फिर वो गर्म हो जाता है। गर्म होकर वो दोबारा जो है वो वापस जाता है। जब वो यहाँ से वापस जाता है तो हम पंप के ज़रिए उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और वहाँ से ये कूलिंग टावर है, वहाँ से फिर नीचे की तरफ गिराते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। आपको पता है ना, पानी अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिरे तो हवा की वजह से हवा उसमें से हीट ले जाती है और वो ठंडा हो जाता है। और जब वो ठंडा हो जाता है तो हम दोबारा उसको फिर इंजेक्ट कर देते हैं और फिर हीट एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिससे हम बिजली बना रहे हैं। और इस तरीके के न्यूक्लियर रिएक्टर जो है आपने कई जगह पर देखे होंगे तस्वीरों में इस किस्म के। तो ये सारे के सारा इस वजह से पॉसिबल हुआ क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी मैटर में और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है।